Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Chandan Kumar. Today we will discuss about types and functions of ecosystem, and we will discuss about also detail in ecosystem. So let's start. What is an ecosystem? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी of living organisms interacting with non-living components in a specific environment. Ecosystem इकोसिस्टम एक ऐसा बायोटिक कम्युनिटी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कम्युनिटी है जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं यानी इंटरैक्शन करते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में और एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम ये जो टर्म है इसे सबसे पहले ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट सर एजी टैंसले ने 1935 में दिया था। यानी द टर्म इकोसिस्टम वाज coined by British ecologist Sir Arthur Tansley in 1935. He defined he defined it is a biological community of interacting organisms and their physical environment. उन्होंने इसे डिफाइन किया कि ये इकोसिस्टम हमारा एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं यानी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं emphasizing the interdependence of living and non living components जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंस यानी आपस में एक दूसरे पे आश्रित हैं। ecosystem can vary in size from a small pond to an entire forest or even the global biosphere. इकोसिस्टम हमारा साइज पे वैरी कर सकता है यानी कि साइज पे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर हम छोटे पे बात करें तो स्मॉल पॉन्ड ऑफ वाटर यानी ए ड्रॉप ऑफ अ स्मॉल वाटर ऑफ पॉन्ड यानी कि एक तालाब का एक बूंद पानी भी हमारा एक इकोसिस्टम होगा। या फिर आप इंटायर फॉरेस्ट को इकोसिस्टम कंसीडर कर सकते हैं या वो इंटायर फॉरेस्ट हमारा इकोसिस्टम होता है। और इवन द ग्लोबल बायोस्फीयर यानी हमारा पूरा बायोस्फीयर यानी हमारा पूरा जीव मंडल ही ग्लोबली क्या है इकोसिस्टम है। सो इकोसिस्टम को हमने समझ समझ इकोसिस्टम को हमने अच्छे से जाना कि इकोसिस्टम होता क्या है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है क्या? तो यानी कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है? तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से बना है। यानी इकोसिस्टम बेसिकली combined with two components, biotic and abiotic. So biotic included producer, consumer and decomposer. Abiotic components included sunlight, water, soil, temperature and climate and minerals and nutrients. अब एक एक करके हम सब के बारे में जानेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल रोल्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग इकोलॉजिकल रोल्स है। अलग अलग सभी की इकोलॉजिकल रोल्स हैं यानी सभी की अपनी भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में। व्हाट इज प्रोड्यूसर्स और हुज प्रोड्यूसर्स? सो प्रोड्यूसर्स आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स organisms that produce their own food through photosynthesis। यानी ऐसे organisms ऐसे जीव जंतु जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं यानी खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। एक केमोसिंथेसिस भी होता है जो बैक्टीरिया जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होते हैं वो केमोसिंथेसिस भी करते हैं।
दे फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन। प्रोड्यूसर्स जो है वो हमारे फूड चेन में बेस का फॉर्मेशन करते हैं। बेस मतलब एक आधार का, यानी स्टार्टिंग किससे होगा? प्रोड्यूसर से होगा हमारा फूड चेन। कन्वर्टिंग सोलर और केमिकल एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक मैटर, और ये सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी फूड के फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, फाइटोप्लैंक्टन इन ओशियंस, ये सभी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स हैं। अब आते हैं सेकंड हमारा कंज्यूमर, यानी हेट्रोट्रॉप्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉप्स? तो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है किसी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी डिपेंड करते हैं किसके लिए? अपने फूड के लिए। सो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी। अब कंज्यूमर भी तीन तरह के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस दैट ईट प्रोड्यूसर्स, जैसे डियर, जू प्लैंक्टन, यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज पे को ईट खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कार्निवोरस और ओमनिवोरस दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे या फीड करेंगे, उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, जैसे फ्रॉग, स्पाइडर। ये हम आगे फूड चेन पे भी और देखेंगे। टर्सरी कंज्यूमर्स प्रीडेटर दैट ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, माने वैसे प्रीडेटर, वैसे भक्षी या वैसे जीव जो अपने फूड के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हॉक, साक। तो ये हॉक साक किस पे डिपेंड है? फ्रॉग पे। या फ्रॉग पे ना हो तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे। कोई अदर एग्जांपल्स आप सेकेंडरी कंज्यूमर को समझ लें। एक होता है अपेक्स प्रेडेटर। अपेक्स मतलब टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर, यानी हमने कहा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, एक होता है टॉप कंज्यूमर जिसे हम अपेक्स प्रेडेटर कहते हैं। तो टॉप प्रेडेटर विथ नो नेचुरल प्रेडेटर, मतलब इसको फर्दर और खाया कोई फूड चेन में खा नहीं सकता, या फूड चेन में और ट्रॉफिक लेवल पे कोई पोजीशन नहीं है, तो उसे हम अपेक्स प्रेडेटर या टॉप कंज्यूमर कहते हैं, जैसे लायन, किलर वेल्स एक्सेट्रा। सो अब बात करते हैं हम डिकम्पोजर के बारे में एंड डिट्रिटस या डिट्रीफोरस। डिकम्पोजर्स, दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड वेस्ट। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम, और उसे रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में इकोसिस्टम में वापस वो देते हैं। Decomposers, fungi, bacteria that chemically break down organic material. Detrivorous, organisms like earthworm, crabs that physically break down detritus, यानी dead matter. For example, fungi decomposing fallen logs, vultures feeding on carrion. So ये हमारा जितना भी था सारा बायोटिक कंपोनेंट्स का फैक्टर्स था, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स थे। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। So abiotic components, these are the non-living physical and chemical factors that influence the ecosystem. ये एक ऐसा फैक्टर्स है जिसमें हम नॉन लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, या जितने भी फिजिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हों। जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड विंड। So light, the solar energy drives photosynthesis and influences organisms behavior. लाइट भी हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि लाइट क्या है? अगर सोलर एनर्जी यानी सनलाइट क्या है? हमारे इकोसिस्टम का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Temperature affects metabolic rates, reproduction, and distribution of organisms. Precipitation determines water ability.
critical for terrestrial and aquatic ecosystems. Humidity influences plant transpiration and animal dehydration. Animal hybridation. A wind affects seed dispersal, pollination and temperature regulations. तो ये सारे चीजें क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं. अब आते हैं एडिफिक फैक्टर्स यानी सॉइल रिलेटेड. सॉइल कंपोजिशन, पीएच, सॉइल टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी. ये सारे एडिफिक फैक्टर्स में आते हैं, यानी सॉइल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उसे हम एडिफिक फैक्टर कहते हैं. केमिकल फैक्टर्स जैसे एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस. ये बायोजियो केमिकल साइकिल का भी पार्ट है. बायो जियो केमिकल साइकिल, इसे हम बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ेंगे, उस समय इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. वाटर केमिस्ट्री, सैलिनिटी, पीएच इन एक्वाटिक इकोसिस्टम. टोपोग्राफी जैसे एल्टीट्यूड, स्लोप, ट्राइन इन्फ्लुएंस माइक्रोक्लाइमेट्स एंड स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन. ये सारे फैक्टर्स हम एबायोटिक में इंक्लूड करते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में. तो जनरली इकोसिस्टम हैज टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल and second is man-made or artificial. So first हम जानेंगे नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में. तो नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेनिंग natural ecosystems are self-sustaining ecosystem self-sustaining systems formed through natural process. यानी नेचुरल इकोसिस्टम्स हमारा सेल्फ सस्टेनिंग यानी खुद से सस्टेन करने वाला सिस्टम्स है जो कि नेचुरल प्रोसेस यानी नेचुरली फॉर्म करता है, ड्राइवन बाय इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. They maintain balance through ecological process like energy flow, nutrient cycling, succession with minimal or no human interference. नेचुरल इकोसिस्टम में आपको कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी नेचुरल इकोसिस्टम में फॉर्मेशन में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी ह्यूमन का कोई भी उसमें रोल नहीं होता. अब नेचुरल इकोसिस्टम को फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम में. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? टेरेस्ट्रियल ये वैसे इकोसिस्टम जो लैंड पे होते हैं यानी जमीन पे. तो वैसे इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कैरेक्टराइज्ड टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट. तो जितने टाइप्स के फॉरेस्ट हैं सारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम आएंगे. कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस वेजिटेशन एंड लेयर स्ट्रक्चर, कैनोपाई, अंडर स्टोरी एक्सेट्रा. ग्रासलैंड इकोसिस्टम लाइक सवाना. अब ये ग्रासलैंड का अलग अलग जगह पे अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अफ्रीकन सवाना, प्रेरीज. ये भी एक तरह ग्रासलैंड है. ये टेम्परेट जोन में जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स में हम प्रेरीज कहते हैं ग्रासलैंड को. डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विद फ्यू ट्रीज सपोर्टिंग ग्रेजिंग हर्बिवोरस. फिर है फिर है टेरेस्ट्रियल में और आते हैं डेजर्ट, ठीक है ना, मरुस्थल. ये क्या है? एरिड इकोसिस्टम विथ लो प्रेसिपिटेशन. वैसे एरिया जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है उससे भी कम बारिश होता है, वो हमारा डेजर्ट कहलाता है. जैसे सहारा डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट. ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर, फॉर एग्जांपल कैक्टाई, कैमल्स. टुंड्रा इकोसिस्टम, ये भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. कोल्ड या ट्रीलेस रीजन्स लाइक आर्कटिक टुंड्रा. परमाफ्रोस्ट एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स लिमिटिंग वेजिटेशन टू मॉसेस एंड लाइकेंस. परमाफ्रोस्ट मतलब कि वैसा जगह जहाँ पे हमेशा सालों साल तक या थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड होता है, स्नो आइस से कवर्ड. तो वैसे को हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं, स्नो कवर्ड. नाउ अब हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी ये वाटर बॉडीज पे होगा.
Aquatic ecosystem covers 71% of Earth's surface and are defined by water as the dominant environment. यानी इसका मेन जो एनवायरमेंट हो है क्या, वाटर, वाटर डोमिनेट एनवायरमेंट है. दे आर डिवाइडेड इनटू फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर या मरीन इकोसिस्टम. यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम को फिर हम कैटेगराइज करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एंड मरीन इकोसिस्टम में. सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हैव लो सॉल्ट कंटेंट, मैंने वैसा इकोसिस्टम या वैसा वाटर इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसमें सॉल्ट का कंटेंट या सॉल्ट कंसेंट्रेशन 1% से भी कम हो, यानी लेस देन 1%, एंड इंक्लूड स्टैंडिंग एंड फ्लोइंग वाटर सिस्टम. ठीक है, वैसे को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं. यानी कि इसका एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि अगर ऐसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है जिसका सॉल्ट कंटेंट 1% से भी कम है, यानी लेस देन 1%, देन वैसे इकोसिस्टम को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं. जे अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक लैंटिक, एक लोटिक. लैंटिक इकोसिस्टम मींस स्टैंडिंग वाटर, जैसे लेक, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स एक्सेट्रा. स्टिल और स्लो मूविंग वाटर, ये या तो स्टैग्नेंट होते हैं या फिर स्लो मूविंग वाटर होते हैं. क्लाइमेट यहाँ पे वेरीज बाय रीजंस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, पोलर. बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आपको, फाइटोप्लैंक्टन, एक्वाटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिलीज, फिश, एम्फीबियंस. एबायोटिक कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होंगे, वाटर डेप्थ, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, पीएच, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. फीचर्स इनके क्या होंगे, जोनेशंस, इसमें लिटोरल जोन होते हैं, लिम्नेटिक जोन होते हैं, बेंथिक जोन्स होते हैं लेक्स के. ये सब हम जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स होता जाएगा हम एक एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे. फिर आते हैं एग्जांपल इसका, लेक बेकाल, रसिया, द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक विद यूनिक स्पीसीज. थ्रेट्स का क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, इन्वेसिव स्पीसीज. अब आते हैं लोटिक इकोसिस्टम. तो लोटिक इकोसिस्टम हम बेसिकली फ्लोइंग वाटर को बोलते हैं, यानी वैसा इकोसिस्टम जिस वैसा वाटर इकोसिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसका वाटर फ्लो करता हो, जैसे रिवर, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड मूविंग वाटर. क्लाइमेट यहाँ भी वेरी हो सकता है क्लाइमेट. बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे ज्यादातर होगा एल्गी, एक्वाटिक इंसेक्ट, फिश, रेपिरियन वेजिटेशन. एबायोटिक कंपोनेंट्स इसमें वाटर वेलोसिटी, टर्बिडिटी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. फीचर्स यहाँ पे हाई ऑक्सीजन लेवल्स ड्यू टू फ्लो, स्पीसीज अडेप्टेड टू करेंट. तो ये सारे फीचर्स आपको इस पे देखने को मिलेंगे. एग्जांपल्स, अमेजोन रिवर सपोर्टिंग डाइवर्स एक्वाटिक लाइफ, थ्रेट्स, डैमिंग, सेडिमेंटेशन, पॉल्यूशंस. अब बात करते हैं हम वेटलैंड के बारे में. तो वेटलैंड भी हमारा एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का ही पार्ट है, बट इट इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. यानी कि वैसा जोन जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन होता है, या वैसा एरिया जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम इंटरमिक्स करता है, तो वैसे जगह को हम वेटलैंड कहते हैं. जैसे मार्सेस, स्वैम्प्स, बोग्स एक्सेट्रा. क्लाइमेट यहाँ पे हाई मॉइस्चर होगा, वेरिएबल टेम्परेचर्स होगा, बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे इमर्जेंट प्लांट्स होंगे, बर्ड्स होंगे, और वेटलैंड भी एक हाई या मोस्ट रिच बायोडाइवर्सिटी जोन है. फीचर्स यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी, वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल. एग्जांपल्स, एवरग्रीन यूएसए, क्रिटिकल हैबिटाट फॉर वेडिंग बर्ड्स. थ्रेट्स, ड्रेनेज फॉर एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट. अब बात करते हैं मरीन इकोसिस्टम के बारे में. तो मरीन इकोसिस्टम सिर्फ हाई सॉल्ट कंटेंट, हमने फ्रेश वाटर पे देखा था कि वैसा एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसका सॉल्ट कंटेंट या सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 1% होगा, उसे हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं. मरीन इकोसिस्टम में है क्या है कि मरीन इकोसिस्टम वैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम को कहेंगे जब हाई सॉल्ट कंटेंट होगा, जैसे 3.5% से ज्यादा, यानी ग्रेटर देन 3.5%, तो उसको हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं. एंड कवर वास्ट एरियाज इंक्लूडिंग ओशियंस एंड कोस्टल जोन्स. इसमें ओशियंस ही सभी चीजें आते हैं, ओशियंस, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज एंड कोस्टल जोन्स. अब देखिए यहाँ पे एस्चुरीज है. एस्चुरीज मीन्स क्या होता है, एस्चुरीज ये हमारा इंटरमिक्सिंग जोन है या इंटरमिक्सिंग लैंड है. इंटरमिक्सिंग कहाँ पे, जहाँ पे
रिवर और ओशियंस का इंटरमिक्सिंग होता है, तो उस जगह पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और उसे हम एस्चुरीज कहते हैं, रिवर एंड ओशियन, यानी जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर का इंटरमिक्सिंग होता है उस जगह पे एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है, यानी वहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म करेंगे। 71% ऑफ अर्थ सरफेस हमारा मरीन इकोसिस्टम पे है, यानी कि ओशनिक वाटर है। एग्जाम्पल, द ग्रेट बैरियर रीफ होस्ट थाउजेंड ऑफ स्पीसीज फ्रॉम कोरल टू शार्क्स। अब हम बात करते हैं मैनमेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। तो मैनमेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर ecosystem that that influences or interference by human activity. Man-made ecosystems are created or significantly altered by humans to serve a specific purposes such as agriculture, recreation or research. They are less self-sustaining than natural ecosystem, यानी कि ये सेल्फ सस्टेनिंग कम होते हैं किसके कंपैरिजन, नेचुरल इकोसिस्टम के, एंड ऑफन रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर मेंटेनेंस, और इसे मेंटेनेंस करने के लिए हमेशा ह्यूमन का जरूरत होता है। अब टाइप्स ऑफ मैनमेड इकोसिस्टम्स, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इकोसिस्टम हमारा मैनमेड इकोसिस्टम है, क्रॉपलैंड, प्लांटेशन, पास्चर्स, ये जितने भी है सारे मैनमेड इकोसिस्टम है। एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग, मैरीकल्चर, ये सारे हमारे मैनमेड इकोसिस्टम में आते हैं। अब अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का क्या फंक्शंस है। तो एनर्जी फ्लो इज द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारा एनर्जी का ट्रांसफर एक यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही डायरेक्शन में। कभी भी जब भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होगा हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर की तरफ जाएगा, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो रिवर्स आए, यानी कंज्यूमर से रिवर्स होके प्रोड्यूसर में आए, ऐसा कभी नहीं होगा इकोसिस्टम में। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल्ड unidirectional transfer of energy through an ecosystem, primarily originating from the sun and moving through trophic levels, producer, consumer and decomposers. Ecosystem performs several critical functions that sustain life. फॉर एनर्जी फ्लो हमारा इकोसिस्टम का एक फंक्शन है। अब एनर्जी एंटर इकोसिस्टम प्राइमरली थ्रू सनलाइट कैप्चर बाय प्रोड्यूसर वाया फोटोसिंथेसिस। एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स विद अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि ये हमारा मान के लिए प्रोड्यूसर है, ये हमारा कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर वन, प्रोड्यूसर टू एंड प्रोड्यूसर थ्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो ओनली 10% एनर्जी ही इस पे जाएगा, यानी वन पे जाएगा, फिर इसका 10% इस पे जाएगा, फिर इसका 10% इस पे जाएगा। कभी भी जितना इसका प्रोडक्शन होगा, यानी जितना ये ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस किया, तो उसका कभी भी जैसे 1000 ये किलो कैलोरी या जूल एनर्जी ये प्रोड्यूस कर, तो ये सारा 1000 इसके पास कभी नहीं जाएगा, ओनली इसका कितना जाएगा 10%, फिर इसका 10% इस पे जाएगा, फिर इसका 10% इसका जाएगा, यानी हमेशा ये 10% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगा, इसलिए हम इसका 10% एनर्जी रूल कहते हैं। और इट इज बेस्ड ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स example, in a grass ecosystem, grass produce capture sunlight, herbivores like zebras consume grass and predators like lion consume zebra. अब नेक्स्ट इसका फंक्शन है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस रिसाइकल एंड इकोसिस्टम थ्रू बायोजियो केमिकल साइकिल। ये बायोजियो केमिकल साइकिल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। फिर इसमें कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल, ये सारे साइकिल को हम बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। तो ये हमारा एक इकोसिस्टम का फंक्शंस हो गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी हमारा एक इकोसिस्टम का फंक्शन है। जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है क्या है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय व्हिच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। कि
किसी भी इकोसिस्टम में चेंजेस होगा ग्रेजुअली यानी धीरे-धीरे ओवर टाइम यानी समय के साथ, तो इस प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होगा वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की तरफ होगा। यानी स्टार्टिंग में वो वहाँ पे सिंपल कम्युनिटी होगा, लेकिन जैसे-जैसे वो चेंजेस होता जाएगा तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनता जाएगा। अब सक्सेशन बेसिकली 2 तरह के होते हैं। In succession is of two types, primary succession and secondary succession. Primary succession occurs in lifeless areas, starting with pioneer species like lichens. यानी प्राइमरी सक्सेशन वैसे जगह पे सक्सेस होते हैं या वैसे जगह पे अकर करते हैं जहां पे लाइफ था नहीं, अचानक से उस पे लाइफ स्टार्ट हुआ, यानी बेयर रॉक्स आफ्टर ए वॉल्केनिक eruption। तो ऐसे को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, यानी कि सबसे स्टार्टिंग। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है, यानी इट अकर्स इन एरियाज वेयर एन इकोसिस्टम वाज डिस्टर्ब्ड बट सॉइल एंड सम ऑर्गेनिजम्स रिमेन आफ्टर ए फॉरेस्ट फायर लाइक फ्लड। तो ऐसा एरिया जहां पे पहले इकोसिस्टम मन पहले वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता था, यानी पहले वहां पे बायोटिक कम्युनिटी थे बट वो डिस्टर्ब हो गए थे, यानी किसी न किसी डिजास्टर्स के कारण वो डिस्टर्ब हो गए थे या नेचुरल कैलेमिटी के कारण डिस्टर्ब हो गए थे, तो फिर से उसमें वहां पे जो रीजनरेशन होगा, तो इस फेनोमेना को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। अब बात करते हैं फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। So, food chain and food web. So, food chain is a linear sequence of organisms through which energy and nutrients are transferred, starting from producer and moving to consumers and decomposers. Food chain क्या है कि the transfer of food energy from one trophic level to another trophic level, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को ही हम फूड चेन कहते हैं। इट रिप्रेजेंट ए सिंगल पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये हमारा एक सिंगल चेन पे सिंगल पाथवे है हमारा एनर्जी फ्लो का। अब फूड चेन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है, ये जिसमें 10% लॉ हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि 10% एनर्जी लॉ इस पे काम करता है। लिमिटेड लेंथ होता है, यानी कि मैक्सिमम इसमें 3 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स भी ही हो सकते हैं, यानी कि एक इकोसिस्टम में मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल्स होंगे, यानी ट्रॉपिक पोजिशंस होंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन एंड detritus फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन begins with producers like plants or algae consumed by a herbivorous followed by carnivorous। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे फिर हर्बीवोरस तक जाएगा, फिर कार्निवोरस तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, रैबिट, फॉक्स, कॉमन इन टेरेस्ट्रियल, ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक, मरीन इकोसिस्टम एक्सेट्रा। डेटिटस फूड चेन, इट बिगन्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। इन डेटिटस फूड चेन हमेशा स्टार्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर से होगा, कंज्यूम्ड बाय डेट्रीवोरस एंड कंपोज्ड बाय माइक्रोब्स। यानी कि वो फिर डेट्रीवोरस उसको कंज्यूम करेगा, फिर वो डिकम्पोज किसी के द्वारा होगा, माइक्रोब्स के द्वारा। जैसे डेड लीव्स, तो डेड लीव्स को कौन कंज्यूम करेगा, अर्थवर्म। देन फिर अर्थवर्म को कौन खाएगा, बर्ड्स। कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं जो अर्थवर्म खाते हैं। तो कॉमन इन फॉरेस्ट एंड वेटलैंड इकोसिस्टम, और ये डेट्रिटस फूड चेन ज्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ कुछ फॉरेस्ट में, यानी कॉमन फॉरेस्ट और वेटलैंड इकोसिस्टम में ये मौजूद होते हैं। अब फूड वेब क्या है, फूड वेब एक बहुत यानी कि एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, यानी कि एक ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मल्टीपल फूड चेन, यानी बहुत सारे फूड चेन का नेटवर्क को हम फूड वेब कहते हैं। इट इज अ डाइवर्स फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। इट प्रोवाइड ए मोर इट प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ एनर्जी, यानी सब बहुत ज्यादा इसमें रियलिस्टिक डिपिक्शन होता है, यानी डिपिक्स ये एनर्जी का बहुत रियलिस्टिक डिपिक्शन होता है। डिपिक्शन मीन्स रेखांकित या प्रदर्शित करना। एंड न्यूट्रिएंट फ्लो कंपेयर टू ए फूड चेन,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड चेन, तो ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पहले हमने देखा फूड चेन जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं उसके, लेकिन फूड वेव के नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिप्रेजेंट मल्टीपल फीडिंग पथवे, वहां पे एक सिंगल पथवे था फूड चेन में, लेकिन फूड वेब में क्या मल्टीपल फीडिंग पाथवे है, शोविंग हाउ ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड थ्रू वेरियस टॉपिक इंटरेक्शंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होते हैं, मल्टीपल टॉपिक लेवल्स होते हैं इसमें, और स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फूड वेब के, एक फूड वेब में, किसी भी इकोसिस्टम में फूड वेब के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारा की फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है, यानी कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर पे एक एक करके सारा पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिंग आवर इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स आर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में जो लाइफ का फाउंडेशन है वो हमारा इकोसिस्टम ही है, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग इन काउंटलेस वेज। Understand their types and functions help us appreciate their complexity and fragility. Conservation and sustainable management are essential to preserve, यानी हमारा इकोसिस्टम जो है उसका बहुत सारा फंक्शन है, हमारे इकोलॉजिकल सर्विसेज भी वो कर देता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, यानी हमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक था इकोसिस्टम टाइप्स एंड फंक्शंस। इसे हमने बहुत अच्छे से समझा और जाना। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं श्योरिटी और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या डाउट्स होंगे, मैं आपको डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करूँगा और कर सकता हूँ। सो आप हम पे भरोसा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।